कितने बिजनेसेस को आप कोच कर चुके हैं? 2 लाख से ज़्यादा बिजनेस ट्रेन किए होंगे। द नंबर वन रियल प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस ओनर, 90% बिजनेस ओनर्स आर वर्किंग इन द बिजनेस, नॉट ऑन द बिजनेस। वो खुद भी एक ग्लोरिफाइड एम्प्लॉय है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑथेंटिसिटी? ये सब इंस्टाग्राम वगैरह जो सोशल मीडिया आ गया ना, ये बुलशिट फ्री जोन है। अगर आप एक अच्छे बिजनेस ओनर हो, एक रूल फॉलो करना चाहिए आपको। अ बिजनेस ओनर शुड नो एवरीथिंग एंड डू नथिंग। किसी भी बिजनेस ओनर को उसको कैसे पता चलेगा उसको हेल्प की जरूरत है? अगर अपने बिजनेस के आप हीरो हो ना, तो सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि आपको हेल्प चाहिए। क्या माइंडसेट में फर्क होता है एक आदमी जिसका 50 करोड़ का बिजनेस है और एक आदमी जिसका 50 लाख का बिजनेस है? किसी को आप मोटिवेट कर दोगे तो वो 2 दिन मोटिवेट रहता है। इंस्पिरेशन मिल गया तो लंबा चलता है। व्हाट इज द रोल ऑफ रेपुटेशन? जो दिखता है वो बिकता है, और ये बिजनेस ओनर्स को कई बार समझता नहीं वो। कितना मुश्किल है यहाँ पर जीरो से एक एंटरप्रेन्योर बनना? बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं ना किसी चीज से भाग के, वो लोग कभी बिल्ड नहीं कर पाते बिजनेस। पहले टिक तो जाओ 3 साल, फिर हम करोड़पति बनेंगे। आर बिजनेस इज ड्रिवन बाय प्योर ग्रीड? अमित जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। तो प्लीज टेल अस योर स्टोरी, वेयर यू कम फ्रॉम, हाउ डिड यू एंड अप बीइंग अ बिजनेस कोच, और उसके बाद चलते हैं आपकी बिजनेस कोचिंग की जर्नी में और देखते हैं कि आपने क्या अनकवर करा है। सो टू स्टार्ट, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। पेरेंट्स हमारे गवर्नमेंट सर्विस में थे जैसे आप थे, और गवर्नमेंट सर्विस में उस वक्त तो बहुत ही कम पैसे मिलते थे, तो वी वर टू लिव इन अ हाउस विच इज़ लोअर इनकम ग्रुप। सबसे छोटा घर जो हो सकता था कॉलोनी में वो हमारा था। और एक ही ड्रीम था पेरेंट्स का कि पढ़ाई कर ले और हमसे बेटर कमा लें। तो पढ़ाई करी, उनका उम्मीद थी कि हम कुछ सरकारी में जाएं, और वो नहीं हुआ हमसे। सो वी फिगर्ड आउट, फिर MBA किया एंड देन वी वेंट ऑन टू द कॉर्पोरेट जर्नी। अच्छा। और कई साल कॉर्पोरेट में काम करने के बाद, 14 साल के बाद में आई रियलाइज कि मज़ा नहीं आ रहा है, जबकि ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही थी। तो बड़ा ही कश्मकश था ज़िंदगी में कि इतनी ग्रोथ हो रही है और मज़ा नहीं आ रहा है। मेरे पापा को समझ में नहीं आया। वो बोलते यार ये क्या मतलब हो गया, तुम वाइस प्रेसिडेंट हो और नेशनल हेड हो, ट्रेनिंग चला रहे हो, दुनिया कर रहे हो, तुम बोलते मज़ा नहीं आ रहा है। बिना किसी को बताए मैंने नौकरी छोड़ दी। अच्छा। और 2 साल तक बताया भी नहीं। उनको लग रहा था मैं जॉब में ही हूँ। और बिज़नेस किया, ट्रेनिंग की दुनिया से आ रहा था, ट्रेनर था, नेशनल ट्रेनिंग हेड था। आप क्या जॉब करते थे? मैं कोटक में था, और अच्छा। मैं नेशनल ट्रेनिंग हेड था कोटक में। नेशनल ट्रेनिंग हेड? हाँ, ओके। लास्ट असाइनमेंट था, मतलब बहुत सारी चीज़ें करी। उसके पहले HDFC में भी था, बाकी जगह भी था। और उसके बाद में मुझे समझ में आया कि ये वहाँ नहीं जा रहा है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। हाँ। बिज़नेस शुरू किया, और बिज़नेस शुरू करते लगता था कि हम तो ऑलरेडी तोप हैं, तब इतना बड़ा काम करके आए हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो हम तोप हैं। बिज़नेस चालू किया, पहला बिज़नेस फेल हुआ 6 महीने में। क्या बिजनेस था? हमने शुरुआत करी थी HR कंसल्टेंसी से। अच्छा। आहार3 कंसल्टिंग करके कंपनी चालू की थी, और वो 6 महीने में बंद हो गई। बहुत सारे हमने अपने आप को बहाने दिए कि भाई 2008 है, रिसेशन है, मार्केट डाउन है, इसकी वजह से बंद हो गया। बट ऑफकोर्स विद हाइंडसाइट समझ में आया हमें बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं थी, राइट। और उसके बाद में दूसरा बिजनेस चालू किया जहाँ पे हम फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम्स करते थे लोगों के लिए। कैसे मार्केट को देखना है, कैसे म्यूचुअल फंड करना है, कैसे की मैन इंश्योरेंस करना है। बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हमने साथ में लेके आए, मगर वो भी कुछ 1-1.5 साल चला, और पैसा जा रहा था और पैसा बन नहीं रहा था। घर चल रहा था, बस उतना ही था। एंड उस वक्त समझ में आया कि देयर इज समथिंग मिसिंग। राइट। दोस्तों से बात की, जानने वालों से बात की, तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ सीखना पड़ेगा। तो पहले तो हम मानने को तैयार नहीं थे कि हमें सीखना पड़ेगा। हम तो सिखाते थे ना, आप ट्रेनर, यू आर अ ट्रेनर। हाँ, तो 3000 आदमी को सिखाते थे हम, और हमें सीखना पड़ेगा। तो पहले तो झटका लगा। बहुत टाइम के बाद दिमाग बैठा कि चलो भाई सीखना पड़ेगा, कहीं जाते हैं। कुछ कोर्सेज किए, अच्छा। कुछ ट्रेनर्स के पास में गए, और समझ में आया कि यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ब्लाइंड स्पॉट में थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे नहीं पता है। ओके। और ये बहुत बड़ा झटका था मेरे लिए। 90% of you are confused, stuck, not knowing what to do, without a clear direction of life, maybe not happy with your finances, maybe with your relationships, maybe with your body, whatever it is. ये जो भी core pillars of life हैं, जो हमको कोई नहीं सिखाता, ना स्कूल सिखाता है, ना कॉलेज सिखाता है. My response to that is I have started a free initiative called the Syllabus of Life Academy. Syllabus of Life Academy में इंडिया के ग्रेटेस्ट माइंड, जिन लोगों के साथ मैं पॉडकास्ट करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, बात करता हूँ, वो आएंगे. उनकी नॉलेज, उनकी लाइफ से जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, everything that can be used actionably in our life, I will extract and
I will give to you in your emails on your WhatsApp for free. Whether you are a student or an aspirant, small business owner, mother, father, anybody who is interested in learning, who does not have the time, does not have the effort to it, does not have a structure to it, that structure will now be available to every Indian who wishes to improve. And all you have to do is just sign up with the link in the description for the Syllabus of Life Academy, and I will take care of the rest. तो जो for instance ये HR वाला जो काम था, इसमें क्या था blind spot? मेरे को 2-3 क्लाइंट थे, वो क्लाइंट ही नहीं बिल्ड कर पा रहा था. क्लाइंट बेस बड़ा नहीं हो रहा. टीम काम कर रही थी मगर प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही थी. लोग ज्वाइन कर रहे थे, छोड़ जा रहे थे, तो मैं होल्ड नहीं कर पा रहा था. रिटेंशन नहीं था. बिल बन रहे थे, बिल पैसे नहीं आ रहे थे. तो जितनी समस्या हो सकती थी सारी थी. अच्छा. और क्या रेवेन्यू था आपका उस टाइम एचआर वाले बिजनेस? उस वक्त अगर मैं 2008 की बात करूँ तो कुछ हम लोग 8-10 लाख का बिलिंग करते होंगे महीने का. हाँ. अच्छा. मगर आता नहीं था. बट खर्चा ही निकल रहा था. नहीं आता नहीं था क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़ देते थे. फिर वो 2 महीने का रिप्लेसमेंट क्लॉज, 3 महीने का रिप्लेसमेंट क्लॉज, वो करते करते बेसिकली नहीं हुआ. हाँ, वो गाड़ी बैठी नहीं. ठीक है. और जब हमने सीखना शुरू किया, ब्लाइंड स्पॉट्स खुलने शुरू हुए. जैसे कि मार्केटिंग नहीं आती थी. हमें लगता था कस्टमर कैसे आएगा. आ जाएगा, किसी को बोलेंगे. बिजनेस शुरू कर दिया पर ये नहीं सोचा कस्टमर कैसे आएगा. आज 2 है तो कल 5 कैसे होंगे, 5 है तो 15 कैसे होंगे, नहीं पता. टीम आ गई, ट्रेनिंग कैसे होगी. तो क्रिटिकल क्वेश्चन है. प्रोडक्टिविटी कैसे बनेगी है. अच्छा, लोग काम नहीं करते तो उनको चेक कैसे करेंगे, उनको रिव्यू कैसे करेंगे, उनको गाइड कैसे करेंगे. मतलब इतनी सारी चीज़ें पता ही नहीं थी कि पता नहीं है. सेल्स बहुत सारा चैलेंज है. डील क्लोज नहीं होती है, महीनों सालों तक घूम रहे हैं. वो कस्टमर बोलता है अगले महीने आना, हमारी बोर्ड मीटिंग है, हमारे हिसाब से नहीं आया, बाकी लोगों के पास बिजनेस आ रहा है. तो ऐसा नहीं ना, प्लेसमेंट कंसल्टेंसी या फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में सब लोग फेल हैं. हम नहीं क्लिक कर पा रहे थे. एंड देन स्लोली एंड स्टेडली जब सीखना शुरू किया तब यहाँ मार्केटिंग होती है, प्रोडक्टेबल लीड फनल बन सकते हैं, कंसिस्टेंट बिजनेस ड्राइव हो सकता है, अपसेल कर सकते हैं, क्रॉस सेल कर सकते हैं. कुछ भी नहीं पता था. स्लोली एंड स्टेडली चीज़ों को बिल्ड करना शुरू किया और अलग अलग फील्ड्स में काम किया. जैसे हमने एक स्कूल भी खोला बाद में, अब अच्छा चल रहा है. हमने किड्स ट्रेनिंग एकेडमी चालू करी. किड्स ट्रेनिंग. हाँ. बच्चों के संग काम करते थे कि बच्चों को हाउ टू लर्न सिखाएंगे, क्योंकि व्हाट टू लर्न तो स्कूल सिखाई देता है, राइट. हाउ टू हैंडल योरसेल्फ सिखाएंगे, क्योंकि वो तो कोई नहीं सिखाता. तो इस तरह की कई चीज़ों पे हमने काम किया और बिजनेसेस बहुत अच्छे बिल्ड किए, ग्रो किए. और उस जर्नी में हमें कुछ ऐसे लोग मिले जो हमारे साथ जुड़ना चाहते थे. वो भी मेरे बैकग्राउंड से आ रहे थे. मैं जॉब में, मेरे पिताजी जॉब में, उनके पिताजी जॉब में, और वो भी वहीं से आ रहे थे. रियलाइज़ किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं मगर उनको आता नहीं है. तो मैंने अपने ही बिजनेस में उनको गाइड करना शुरू किया कि आप मेरे एसोसिएट हो जाओ, साथ में मिलकर काम करेंगे. और वहाँ से एक रियलाइजेशन खुला कि अगर ये इनका हाल है तो जो बिजनेस कर रहे हैं उनका हाल क्या है. तो वो आने लगे, साथ में जुड़ने लगे, मालूम पड़ा उनका भी वही हाल है. स्लोली एंड स्टेडली वी स्टार्टेड वर्किंग मोर एंड मोर इनटू इट एंड देन इवेंचुअली वी गॉट इनटू बिजनेस कोचिंग एंड दैट बिकेम आवर प्राइम फोकस पोस्ट दैट. सो अब हम लोग पिछले ऑलमोस्ट समझ लीजिए ना, ऑलमोस्ट एक डेकेड से 10 साल इसमें काम बिजनेस कोचिंग. हाँ जी. तो कितने बिजनेसेस को आप कोच कर चुके हैं? 7-8 हज़ार बिजनेस तो ऐसे होंगे जिनके संग हमने, जो हम लोग फाइनल लेवल की कोचिंग बोलते, 1-on-1 हैंड होल्डिंग बोलते, वो किया होगा. और ज़्यादा बिजनेस ट्रेन करने की बात, हमने मोर देन 200,000, 2 लाख से भी ज़्यादा बिजनेस ट्रेन किए होंगे, जो हमारे वेरियस प्रोग्राम्स में आए, फिजिकल प्रोग्राम में, वर्चुअल प्रोग्राम में, वेबिनार्स में, वर्कशॉप्स में. तो इतने सारे बिजनेसेस को देखा आपने, क्या व्हाट इज द फाइनल टेक अवे? क्या समझ में आया आपको? क्यों, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम, द नंबर 1 रियल प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस ओनर्स? एंड यू आर फोकस्ड ऑन स्मॉल बिजनेस, राइट? स्मॉल एंड मीडियम. स्मॉल एंड मीडियम. किस रेंज के बिजनेसेस? समझ 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक. 50 से 100. तो मतलब महीने में 2-3 करोड़ की बिलिंग जिसकी होती है, जिसका रेवेन्यू होता है, उस रेंज का बिजनेस. करेक्ट. उस रेंज के बिजनेस में व्हाट इज द मोस्ट कॉमन थिंग, बिकॉज दैट इज नॉट अ वेरी स्मॉल बिजनेस इधर. करेक्ट. 2-3 करोड़ की बिलिंग और रेवेन्यू एक महीने का कम नहीं होता है. नहीं होता है, ज़्यादा ही होगा. आप अगर 50 तो मतलब 4 करोड़ हो गया. तो दैट मस्ट बी एन एस्टैब्लिश बिजनेस. करेक्ट. उस लेवल के बिजनेस में व्हाट इज एक्चुअली द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू हैव एनकाउंटर्ड आफ्टर 7 or 8,000 ऑफ देम, यू से? देखिए, समस्या सबके जगह सेम है. वो बिजनेस 2 करोड़ वाला हो, 4 करोड़ वाला हो, वो बिजनेस जो है ना स्ट्रक्चर से नहीं चल रहा है. अच्छा. मतलब क्या ना, बिजनेस ओनर बिजनेस चालू करता है और उसको उम्मीद होती है कि मैं 1, 2, 3 करके नेक्स्ट सीढ़ियाँ चढ़ता जाऊँगा और एक दिन अंबानी बन जाऊँगा. मतलब मन में इच्छा सभी की होती है, मगर जैसे ही बिजनेस को सर्टेन लेवल पे लेके जाता है ना,
तो एक जर्नी आती है जहाँ पे उसकी पर्सनल इंटेलिजेंस जो होती है ना वो पूरी हो जाती है। मुझे इतना आता है, मैं यहाँ तक ले आया, अब इसके आगे का रास्ता मुझे नहीं मालूम। मैं मानता हूँ बिजनेस साइंस है, जैसे कि बाकी साइंस है, बिजनेस भी साइंस है, उसके भी एलिमेंट्स हैं। अगर आप सारे एलिमेंट फॉलो करोगे ना तो आपको बिजनेस बराबर चल जाएगा। कोई रॉकेट साइंटिस्ट की ज़रूरत नहीं है इसको करने के लिए, मगर बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो क्या है उसके साइंस के एलिमेंट्स? अगर मैं एलिमेंट बोलूँ तो 10 लार्ज पीसेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी बिजनेस के। सबसे पहला होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब सादी भाषा में बोले तो कैसे मेरे को ज़्यादा इंक्वायरी आए, क्लाइंट कैसे मिलेगा, क्लाइंट एक्वायर कैसे करे, मतलब acquisition, ठीक है। उसको इंटरेस्ट कैसे पैदा करे उसके बारे में। तो उसके लिए ब्रांडिंग करना पड़ता है, विजिबिलिटी करना पड़ता है, लीड जनरेशन करना पड़ता है, उसके ये पहलू है। ज़्यादातर बिजनेस से कैसा है कि वर्ड ऑफ माउथ से चलते हैं, ठीक बात है। क्लाइंट रेफरेंस से चलते हैं। हाँ, मैं उसको बुलाता हूँ लक बाई चांस, आया तो आया, नहीं तो चलो शिरडी, बाबा का आशीर्वाद मिलेगा तो बिजनेस आ जाएगा। तो ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स यहाँ चल रहे हैं, ये तो समस्या है ना। जब आपका बिजनेस में जो सबसे बड़ी चीज़ है कैसे क्लाइंट आना है वो भगवान भरोसे है, नहीं ऐसा नहीं बोला भगवान भरोसे नहीं होना चाहिए, भगवान भरोसे सब कुछ है, मगर उसके पीछे आपका एफर्ट और सिस्टम भी होना चाहिए। हाँ, मिसिंग है। बट इन एनी केस मतलब इतना तो जाहिर है कि वर्ड ऑफ माउथ इन एनी केस विल टेक टाइम। तो जो स्टार्टिंग वाला उसके लिए दिक्कत है, बट 4 करोड़ के बिजनेस वाले के लिए वर्ड ऑफ माउथ कुछ तो होगा ही, नहीं तो 4 करोड़ कैसे बहुत कर बड़ी रहा बात है बोली आप। अभी से मान लिया आपके पास 50-100 कस्टमर आ गए, उनके वर्ड ऑफ माउथ से 50-100 और आ गए, वहाँ पे गाड़ी रुक गई। अब आपकी ग्रोथ वही 50-100 की रेट पे, और आपका एक्सपेक्टेशन बिजनेस से 500 जाने का। तो उसमें करना ये पड़ता है कि 50-100 को 500 आप प्रिडिक्टेबल मॉडल से ले जाओ, फिर उसमें वर्ड ऑफ माउथ भी आएगा। तो वर्ड ऑफ माउथ मल्टीप्लायर है। अच्छा, वर्ड ऑफ माउथ बिजनेस का एक मल्टीप्लायर है, वर्ड ऑफ माउथ Okay. सोर्स नहीं हो सकता अकेला। ठीक बात है। तो एक आपने बताया, एक उस साइंस का एलिमेंट हो गया मार्केटिंग, करेक्ट। और 10 बताया आपने दूसरा हो गया सेल्स। सेल्स। अब आप बोलोगे सेल्स तो बिजनेस ओनर करता ही है, करता है, और कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ग्राहक को देख के पुड़िया बांध देता है आदमी, कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, कोई रिटन सिस्टम नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है। प्रेजेंटेशन आप देखिए तो लगता है कि 12वीं क्लास के बच्चे का प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। 4 करोड़ का बिजनेस मस्ट बी, लेट अस टेक अ प्ले स्कूल, चलिए सक्सेसफुल प्ले स्कूल चलिए होगा। चलिए, बड़ा हो गया प्ले स्कूल के लिए, बड़ा हो गया 4 करोड़, मगर चलिए लेट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग से ठीक है, चलो ठीक, 4 करोड़ is तो what are they doing, not doing correctly in sales such that they require assistance and they are not able to scale? बहुत बड़े सवाल आपके। तो अब मान लीजिए क्या होना चाहिए सेल्स प्रोसेस एक प्ले स्कूल का। सबसे पहले तो इंक्वायरी आनी चाहिए, वो मार्केटिंग में आ गया। आदमी आया तो पहला स्टेप क्या है, कॉल आया तो कौन हैंडल करेगा, उस कॉल पे क्या बताया जाएगा। आपके प्ले स्कूल हमें मशरूम की तरह इंडिया में हर मोहल्ले में एक है, आप बाजू वाले से बेटर कैसे हैं, ये आपका मैसेज डे 1 से फर्स्ट से आपकी यूएसपी जानी चाहिए। उनको अपनी यूएसपी नहीं पता, उनका कॉम्पिटिशन चाहे वो कम दे रहा है, मैं आपको 5% डिस्काउंट दे दूंगा, मैं बच्चों के संग ये भी करा दूंगा। उनके पास कोई गेम प्लान नहीं है। तो सबसे पहले यूएसपी क्रिएशन करना, कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, कौन बात करेगा, कोई ग्रुप नहीं है। अगला स्टेप क्या होगा, काउंसलिंग में कौन बैठेगा, काउंसलिंग में क्या बताया जाएगा, ऑफर कैसे दिया जाएगा, क्लोजिंग कैसे की जाएगी, कैसे नॉन नेगोशिएबल ऑफर दिया जाएगा जो इररेजिस्टेबल हो, उनको नहीं पता है। बच्चा आएगा उसके बाद ऑनबोर्डिंग कैसे होगी, क्योंकि पेरेंट की ऑनबोर्डिंग करनी होती है, वो टिका रहना चाहिए, जुड़ा रहना चाहिए, वो कैसी होगी, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है। अब अगर आपको रियली रेवेन्यू बढ़ाना है तो आपको अपसेल क्रॉससेल प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, वो है ही नहीं। अगर है तो उसमें स्ट्रक्चर नहीं है, वो बिक नहीं रहे। काउंसलर्स हैं तो वो ट्रेंड नहीं है, उनका कोई ट्रैकिंग नहीं हो रहा है कि भाई कितने लोग मिले, कितने लोगों से क्या बात हुई, उनने क्यों नहीं लिया, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्लोजिंग की टेक्निक्स क्या है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हो, कुछ भी नहीं है। अगर ये स्ट्रक्चर डाल दो 4 करोड़ से 8 करोड़ हो जाएगा। और उसके विजन के बियॉन्ड है। वो व्यापारी है, वो माल बेचना चाहता है, वो सीड बेच सकता है, उतना उसको पता है, उसके आगे का नहीं पता है। अच्छा जैसे आपको बोला मैंने कि आदमी आया सर्टेन लेवल पे आ गया फिर अटक गया, अच्छा उसकी इंटेलिजेंस पूरी होगी। अच्छा, तो ठीक है, चलो एक होगी मार्केटिंग की, कस्टमर आपके पास पहले तो आना चाहिए, डिस्कवरेबिलिटी तो हो। फिर दूसरा सेल्स, कस्टमर आके आपने कन्वर्ट किया, और फिर बाकी एलिमेंट। अब अगला आ गया टीम। अच्छा, बिजनेसमैन की प्रॉब्लम, सही आदमी मिलता नहीं है, वो मिलता है वो टिकता नहीं है। अब वो दिन भर उनकी यही समस्या है कि आदमी और एग्जिस्टिंग है वो काम नहीं कर रहा है, पेन पॉइंट यही है उसका। बोले यार काम ही नहीं करता, या पता नहीं क्या करता है, और बोले यही है, इसको बोला ये भाग गया तो क्या करेंगे।
तो समस्या एक नहीं है टीम के साथ। तो राइट हायरिंग, उनको काम देना, उसको क्लैरिटी नहीं, उसे क्या करना है, उसको क्लैरिटी नहीं, साल के बाद में उसको कैसे हिसाब किताब पूछोगे आप, उसको नहीं पता। खुश है वो, आप भी खुश हो। टीम हो गया एक। टीम आ गया, टीम के बाद में अगली चीज़ आ गया आपका ऑपरेशंस। स्टैंडर्ड एसओपी होनी चाहिए। हाँ, कैसे कर रहे हैं, जैसे आपने आईआरएस में काम किया, आप समझते हैं कि बिना एसओपी की तो सरकार भी नहीं चलती, कुछ नहीं चलता। नहीं, सरकार तो सिर्फ एसओपी पे चलती। अब बताइए कैसे होगा, कंपनी में एसओपी नहीं है, उनको बोलो एक मैनुअल दिखा दो, एक पन्ना दिखा दो रिटन प्रिंटेड नहीं है। अब मुझे चमका ही नहीं कि मुझे ये करना चाहिए, बात ऐसे नहीं, मैं करना नहीं चाहता हूँ और मुझे नहीं चमका, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता। फिर वो बोलता है आप बता दो, तो बैठना पड़ता है, बताते बना लेते कर लेते, ठीक हो जाता है, सॉर्ट हो जाता है। अब स्ट्रक्चर्ड है, अब एरर नहीं होगा, अब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अब ट्रैकिंग होगी, अब कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा, अब ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, आपका टाइम बच जाएगा। बिजनेस ओनर्स, 90% बिजनेस ओनर्स आर वर्किंग इन द बिजनेस, नॉट ऑन द बिजनेस। वो खुद भी एक ग्लोरीफाइड एम्प्लॉय है, वो कहने को बिजनेस ओनर है, बट एक्चुअली वो चक्की पीस रहे हैं सुबह से शाम तक, और दुख की बात है चक्की से आटा भी नहीं निकल रहा जितना उनको चाहिए। सो दे आर इन अ कैश 22 सिचुएशन। तो टीम आ गया, ऑपरेशन आ गया, हाँ, सिस्टम आ गया। हाँ। अब अगर आ गया ट्रेनिंग, किसी की ट्रेनिंग नहीं होती, हमें ट्रेनिंग नीड ही नहीं पता, हमने कभी मैप नहीं किया कि इसका ये काम है तो उसको क्या स्किल क्या एक नॉलेज होना सवाल चाहिए। ये तो बनता है, चाहे ट्रेनिंग हो, सिस्टम हो, टीम हो, इन हर चीज़ को बढ़ाने के लिए उसको और इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ट्रेनिंग का सिस्टम बनाने के लिए इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, वो बिजनेस ओनर को एक्चुअली मालूम है क्या करना है, मगर वो डाउनलोड नहीं कर रहा है, उसके पास डाउनलोडिंग का सिस्टम प्रोसेस नहीं है। उसने कभी तय नहीं किया कि वीक में इतनी बार ये ट्रेनिंग इस तरह से करूंगा, वो खुद भी कर सकता है बहुत सारी चीज़ें। ऐसा नहीं उसके लिए कहीं जाके उसको बड़ा हुआ ट्रेनर लेके आना, हार्वर्ड से पढ़ा हुआ, ज़रूरत नहीं है, मगर वो कर नहीं पा रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस के प्रोटोकॉल नहीं है, बना सकता है। तो एक बारी जी। ये जो पिलर्स थे उसके जी। स्टार्टिंग पे आते, जी मार्केटिंग, सेल्स, जी। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया। कोई ऐसा बिजनेस नहीं होगा शायद आज की डेट में जो सोशल मीडिया पे ना हो, या उस पर डिपेंडेंस उसकी कुछ हद तक ना हो, मुश्किल है। मैं झटका दे दूं आपको, बताओ। फोटो लगी है केवल, अंदर कुछ नहीं है। किसके? बिजनेस ओनर्स के जो डिजिटल मीडिया है, अंदर कुछ नहीं है, खाली है। वो दिवाली होली के ग्रीटिंग आते हैं, ईद दशहरा की ग्रीटिंग आते हैं, काम कुछ नहीं है। नहीं वो है, बट अग्रीड, मतलब बट सोशल मीडिया के बिना मार्केटिंग सेल्स पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। कर रहे हैं business लोग। के, हाँ तभी तो बोल रहा हूँ राम भरोसे गाड़ी चल रही है। हाँ हाँ। तो ऐसे ही है, वो है मगर उससे कुछ आ नहीं रहा है। अच्छा। क्योंकि देखिए, अगर आपको सोशल मीडिया भी करना है, उसके पीछे भी थॉट डालना है, क्या कंटेंट बकेट होगा आपका, राइट, क्या बातें करेंगे आप, कस्टमर के कौन से पेन पॉइंट्स पे बात करेंगे, हाँ। कैसे उसको टच बेस करेंगे, काम है ना। इसको भी सोचना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, फिर कुछ वीडियो बनाने पड़ेंगे, कुछ ब्लॉग लिखने पड़ेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना उसको चमकाने के लिए, पॉलिश करना पड़ेगा ना। तो वो नहीं है, वो करेंगे तो आप बोल रहे सही है, वो आएगा, मगर वो खाली है। अभी बिजनेस कैसे आ रहा है, जैसे बोला वर्ड ऑफ माउथ, कस्टमर रेफरेंस, और सोशल मीडिया है भी अगर किसी का, जैसे आप बता रहे हैं कुछ लोग का है, सही है, इनफेक्टिव है, क्योंकि थॉट नहीं डाला है, क्या जाना चाहिए, कस्टमर को क्या प्रभाव डालेगी वो चीज़, क्यों ज़रूरी है वो चीज़ लिखना। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरा एग्जांपल दे दूं कि मैं अगर मेरे सोशल मीडिया में जाऊं तो मैं क्या लिखूं, मैं ऐसी चीज़ें लिखूं जिससे उसको कुछ उसके आज के काम में बेनिफिट हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूं मार्केटिंग की, मैं बोलूं कि 2 चीज़ नहीं आई है, ये अगर अपना लेंगे तो आपको ये चीज़ों में फ़र्क नहीं किसी आएगा। बिजनेस का एग्जाम्पल लेते हैं ना, प्ले स्कूल के ले लेते हैं। चलिए प्ले स्कूल है। अब प्ले स्कूल में पेरेंट्स हैं, राइट, आपका टारगेट ऑडियंस पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या दिखाओगे आप पेरेंट्स को जिसको लगेगा कि हाँ मुझे ये फॉलो करना चाहिए, सही लोग हैं। पेरेंटिंग टिप्स दिखाओ, बच्चों की ग्रोथ के माइलस्टोन्स दिखाओ, उसके ऊपर कैसे काम करना है बताओ, उसके टॉयज़ बताओ, उसका खाना बताओ, उसकी दुनिया बताओ, उसका साइकिल बताओ। कितनी चीज़ें जो पेरेंट्स को नहीं पता है। पहले बोलते थे ना कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, अभी विलेज किधर है, कोई नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें जो उनको चाहिए और आप इकट्ठा कर सकते हैं, और आपके पास बोलते हैं अर्न द राइट भी है क्योंकि आप काम कर रहे हो, तो आप बताइए, लोग सुनेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो उनको करनी चाहिए वो मिसिंग है। वो करेंगे तो लोग फॉलो करेंगे तो आएंगे, ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो आपका कहने का मतलब है कि हर बिजनेस को कुछ ना कुछ यूजफुल कंटेंट डालना चाहिए, रेजोनेटिंग विद द ऑडियंस के पेन पॉइंट से जुड़ा हुआ कंटेंट डालेंगे तो लोग उसको सुनेंगे। और इसमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑथेंटिसिटी?
क्योंकि चैट जीपीटी तो कोई भी कर लेगा ना इस चीज़ को। आपको एक बात बताता हूँ, एक चीज़। आज की डेट में ना जो ये सब इंस्टाग्राम वगैरह जो सोशल मीडिया आ गया ना, ये बुलशिट फ्री जोन है। आदमी ऐसे स्लाइड कर देता है, उसको लगेगा नहीं ना, और आदमी को समझ फील आता है, आपकी बातें अगर जेन्युइन नहीं लगेंगी ना, उसको लगेगा मेडअप है, ये बना के बोल रहा है, 1 सेकंड में आगे चला जाएगा। सो तो इफ द कंटेंट इज अबाउट देम, अबाउट देयर फ्रस्ट्रेशन, अबाउट देयर पेन पॉइंट, सब लोग सुनते हैं। अगर नहीं है तो नहीं सुनेंगे। अब एक ज़माना था, दूरदर्शन था, कोई चॉइस नहीं था रिमोट में चैनल चेंज करने का। आज क्या है, 50 चैनल है, 1 मिनट भी कंटेंट ढंग का नहीं चलता नहीं है। आज लोग पिक्चर देखने नहीं जा रहे, रबिश कंटेंट, और अंदर बहुत सा काम चल रहा है ओटीटी पे। बदल गया ना। तो ये जो आपकी बुक है, जी। क्लिक्स टू क्लाइंट्स, फोकसेस ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग। करेक्ट। ऑल्सो इट्स एज अ पार्ट ऑफ इट, As a part of it. पूरी Right. जर्नी है वो, मार्केटिंग से लेकर सेल से लेकर कस्टमर लाइफ साइकिल वैल्यू की पूरी जर्नी है। पूरी जर्नी। तो वो शुरू से करके कस्टमर को रिटेंशन तक सारी बातें करते हैं हम लोग उसकी तरफ। अच्छा जी। अच्छा, उसमें आप ऐड चलाना भी सिखाते हैं? चलाते हैं, मतलब ऐड चलाना, देखिए ऐड चलाने का एक बेसिक ढांचा देते हैं। चलाने में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ऑप्टिमाइजेशन लगता है, बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें लगती हैं। मैं कहता हूँ बिजनेस ओनर को वो करने से, देखिए एक नियम है, अगर आप एक अच्छे बिजनेस ओनर हो, सो एक रूल फॉलो करना चाहिए आपको। अ बिजनेस ओनर शुड नो एवरीथिंग एंड डू नथिंग। हमारे में उल्टा है, अ बिजनेस ओनर डज एवरीथिंग बट नोज नथिंग। अब ये समस्या तो बाहर नहीं आएंगे आप। उसको मालूम होना चाहिए कि ऐड क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, यूट्यूब पे कैसे चलता है, उसके पीछे क्या एलिमेंट्स होते हैं। उसको वहाँ जाके हाथ से नहीं चलाना है, वो काम उसको जरूरत नहीं है सीखने के लिए कि उसका वो कोर्स करने जाए किसी डिजिटल इंस्टीट्यूट में। उसके लिए बहुत लोग हैं, मगर स्ट्रैटेजिक गाइडेंस देना, सही लाइन पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सारी चीज़ें उसको सोशल मीडिया आना चाहिए। तो ये किताब वो बताती है। तो अमित जी, बहुत सारी पहलू हैं इसके। जी। किसी भी बिजनेस ओनर को अंदर से कैसे, कब आवाज़ आनी चाहिए, उसको कैसे पता चलेगा उसको हेल्प की ज़रूरत है, उसको कैसे पता चलेगा कोच की ज़रूरत है, उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे सिस्टम्स फटे हुए हैं या अच्छे नहीं चल रहे या बेटर चल सकते हैं? क्योंकि जैसा कि आपने कहा, और बात सच भी है, फ्लो इतना स्ट्रांग होता है उसका दैट यू आर इन द फ्लो, आपको शायद पता ही ना चले। व्हाट इंडिकेटर्स शुड एनीबडी हैव अराउंड देम, सिम्टम्स दैट शुड टेल देम कि अब आई नीड हेल्प? एक बात तो मैं बोलता हूँ कि सब आदमी का, हर आदमी का टाइम आता है ना, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ये ऊपर वाले का है। आपका समय आएगा। ऐसे तो आपके सामने मेरे कुछ दोस्त हैं जो बिजनेस ओनर है, और मुझे पता है कि वो अपने कैपेबिलिटी से बहुत कम परफॉर्म कर रहे हैं, मगर वो पूछने नहीं आते हैं क्योंकि उनको क्या लगता है मुझे सब आता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो एक तो समय आएगा इंसान का, तो ढूंढेगा वो। दूसरा कैसा है, अगर आप इवैल्यूएट करें अपने बिजनेस को, तो अगर आप देखेंगे कि मैं बिजनेस में वर्ड ऑफ माउथ के भरोसे चल रहा हूँ, मेरे पास प्रिडिक्टेबल और स्केलेबल लीड जनरेशन सिस्टम नहीं है। और दोनों शब्द बहुत ज़रूरी हैं। प्रिडिक्टेबल, मुझे पता हो कि अगले महीने इतना तो आएगा, ऐसा नहीं कि देखेंगे अगले महीने क्या होगा। दूसरा स्केलेबल, कि मैं 2 से 4 जाने की क्षमता, तो मुझे पता कौन से बटन दबाने। कैलकुलेटर है ना, 2 + 2 4 ही होता है। तो क्या मेरा बिजनेस ऐसा प्रिडिक्टेबल है, ऐसा स्केलेबल है कि मैं कुछ ये 4 चीज़ें करूँ? तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ कैसे चलती हैं? ऐसी चलती हैं। सबको मालूम है, HDFC को मालूम है कि उसको कैसे ग्रो करना है, टाटा को मालूम है कैसे ग्रो करना है, इतनी गाड़ियाँ कैसे बिकेंगी। वो बैक कैलकुलेट करके रिवर्स इंजीनियर करके कर लेते हैं। जब आपको ये समझ में आया कि आपका लीड जनरेशन सिस्टम प्रिडिक्टेबल नहीं है, स्केलेबल नहीं है, तो आपको हेल्प ढूंढनी चाहिए, पहला इंडिकेटर। दूसरा इंडिकेटर, आपका सेल्स कंसिस्टेंट नहीं है, आप बड़े वॉल्यूम नहीं कर पा रहे, और आपका सेल अप एंड डाउन जा रहा है, कभी खुशी कभी गम, है ना, हमेशा खुशी नहीं। और ज़्यादातर का हाल यही है। तो अगर आप देख रहे हो कि आपका कंट्रोल नहीं है और सेल्स ऊपर नीचे हो रहा है, अगली चीज़ और देखनी है आपको कि अगर अपने बिजनेस के आप हीरो हो ना, तो सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि आपको हेल्प चाहिए। हमें क्या सिखाया गया है बचपन से कि भाई आपको हीरो होना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा दिखना चाहिए, आपको ऐसे बात करनी चाहिए। एक्चुअली बिजनेस की दुनिया में ना आपको किंग मेकर बनना है। इफ़ यू आर बेस्ट इन योर टीम, दैट इज वर्स्ट फॉर योर बिजनेस। You need to have better people than you Correct. working for you. करेक्ट। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं, अगर ये सब आपकी टीम में है तो आपको तुरंत हेल्प की आवश्यकता है। आपको जरूरत है। ठीक है। अब हायरिंग एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको कैसे पता चलेगा कि आदमी ठीक है या नहीं है? सही बात है। दूसरा, आप अगर हायर करते हो, यू आर इन्वेस्टिंग, ट्रेनिंग में भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट हो, यू डोंट वांट दैट पर्सन टू डिच यू आफ्टर 2 months एंड वेरियस अदर प्रॉब्लम्स एंड यू कांट रियली स्टॉप एनीवन। अब गिवन दीज प्रॉब्लम्स, क्या आप प्रॉपर साइकोमेट्रिक टेस्ट रेकमेंड करते हो हायरिंग में, कि सिर्फ जनरल गाइडलाइंस है कि ऐसे करो ऐसे ना करो? इज देयर अ प्रॉपर मेट्रिक विच इज एबल टू प्रिडिक्ट
Like I come from a background of psychology, there are metrics that are able to tell us to some extent कि भाई इस रोल के लिए इस टाइप की पर्सनैलिटी नहीं चाहिए. More than what is important, I can perhaps to some extent use psychometric evaluation to tell you what will not fit, likely to avoid a blunder. Will not be able to find the perfect fit, but that much is doable. In your systems, is there some testing or some rigor involved in hiring? And if yes, then what is the system? मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड सिस्टम रखा है कि वो 10 करोड़ वाला भी कर ले और 100 करोड़ वाला भी कर ले. अब डिस्क प्रोफाइलिंग दुनिया भर में यूज़ होती है, राइट. बिजनेस ओनर्स यूज़ कर सकते हैं, उसके बहुत सारे टूल्स हैं, अवेलेबल हैं. मगर मैं एक बहुत ही सिंपल सिस्टम प्रोफेस करता हूँ. सबसे पहले तो आपके पास एक जॉब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, उसको बराबर लिखना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए कैंडिडेट से कि ये काम है, और मैच करना चाहिए कि उसका एग्जिस्टिंग प्रोफाइल क्या इससे मैच करता है कि नहीं. उसकी नॉलेज जो उसने प्रीवियस एक्सपीरियंस में एक्वायर की हो, उसकी स्किल और उसका एटीट्यूड, इज दिस राइट फॉर मी. But how do you check that? That is the question. करेक्ट. तो इंटरव्यूइंग टेक्निक है, राइट. दुनिया भर में इंटरव्यूज लोग कंडक्ट करते हैं. तो इंटरव्यूइंग टेक्निक में तीनों चीज़ों को हम जज कर सकते हैं. नॉलेज के क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं अराउंड द जॉब डिस्क्रिप्शन कि ये नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस उसको आने चाहिए. ये एटलीस्ट लीस्ट अ पर्सन शुड नो. दैट्स पॉइंट 1. पॉइंट 2, स्किल रिलेटेड, उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करके कि कैसे उसने अचीवमेंट्स किए, क्या चीज़ें करी, क्या चैलेंजेस फेस किए, कैसे ओवरकम किया. यू विल अंडरस्टैंड व्हाट क्वालिटी ऑफ स्किल्स इज ही हैविंग. आपको कैसे पता चलेगा वो झूठ बोल रहा है? वेरी गुड. तो जैसे ही आप सेकंड थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं ना आदमी से, बोले 5 वाई का होता है, 5 हाउ होते हैं. हाउ डिड यू डू दिस, एंड देन हाउ डिड यू डू दिस, एंड तीसरे हाउ के बाद तो आदमी फैल जाता है जिसको नहीं आ रहा होता है. कितना जवाब देगा? आप ये कैसे किया, फिर वो कैसे किया. अब आपको तो मालूम है ना क्या काम है. कोई आपके काम में आपको कितना बेवकूफ़ बना सकता है? नहीं बना सकता है. मगर लोग ये करते नहीं है. पहला सवाल पूछे ये अचीवमेंट कैसे हुआ, फिर उसके अंदर पूछे फिर ये कैसे किया, फिर उसके बाद ये कैसे किया. तीसरे हाव में फैल जाएगा अगर नहीं किया होगा तो. नहीं, बट जो मेरे सामने बैठा है, सपोज उसको अगर नौकरी चाहिए तो वो तो जो मेरे को सुनना है वो बोलेगा. नहीं, मगर मैं तो नहीं बता रहा हूँ मुझे क्या सुनना है. मैं तो उससे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें क्या आता है. और ये इंटरव्यू इसलिए है कि हम ये जानना चाहते हैं तुम्हें क्या आता है, वैसा वैसा तुमको क्या नहीं आता है. अच्छा, सपोज कीजिए उसको वो आता है, आपको रिसेप्शनिस्ट चाहिए था, आपको रिसेप्शनिस्ट के स्किल सेट वाला एक आदमी मिल गया. आपको कैसे पता वो आदमी ठीक है या नहीं है, एथिकली, मॉरली? करेक्ट है. तो एटीट्यूडनल क्वेश्चंस भी होते हैं. जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो हम उसके एटीट्यूडनल क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं. एक बहुत ही सिंपल टूल मैं यूज़ करता हूँ, आपके संग शेयर कर देता हूँ. मैं उससे पूछा पिछले जिस जॉब में आप थे उसमें क्या कुछ चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती थी और क्या कुछ चीज़ जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और उनको बदल देनी चाहिए. तो आदमी बात करता है. यही बात मैं उसके बॉस के बारे में पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है अगर आप बॉस के बॉस होते तो क्या चीज़ें उनकी बहुत अच्छी और क्या उनके एरियाज ऑफ वर्क है. और जब उसके बारे में बताता है ना तो उसका माइंडसेट, उसका एटीट्यूड सामने समझ में आ जाता है कि वो ऐसा सोचता है, उसको ये सही लगता है, उसको ये गलत लगता है. और अगर वो आपके सिस्टम में और आपकी कल्चर में मैच नहीं होता तो आप उसको मना कर सकते हैं. मैंने ये चीज़ सुनी है जी. फ्रॉम एक्चुअली अ बोनाफाइड बिजनेस ओनर ऑफ फ्रेंड ऑफ माइन हु जी. इज नाउ एट अ वेरी लार्ज स्केल. जी. व्हेन ही वाज ग्रोइंग, जी. उसकी पॉलिसी थी, वो इंटरव्यू लेता था, जी. पूछता था आपने नौ जॉब क्यों छोड़ी. और अगर कैंडिडेट ये बोल देता कि मैंने जॉब इसलिए छोड़ी कि यहाँ पर ये हुआ, मोस्टली पीपल स्टार्ट बिचिंग अबाउट इट एंड दे स्टार्ट थ्रोइंग नेगेटिविटी बिकॉज रिजेंटमेंट होती है लोगों को. करेक्ट. उसकी ये पॉलिसी थी कि अगर रिजेंटमेंट है तो ये मेरे साथ भी ऐसे करेगा, और वो ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाता था. बहुत बेसिक हो गया ये कोई बुरी बात नहीं है ये सोचना, और ये बहुत ही बेसिक हो गया. मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और डीपर जाए आदमी. कभी कभी वाकई लोग भी, मतलब मैं तो बहुत सारी कंपनी से काम करता हूँ, बिजनेस को वाकई नहीं पता कैसे डील करना है लोगों से. अच्छा, सो आई मीन व्हेन यू से गो डीपर, जी, you are referring to the skill of an interviewer. Yes, but there are no metrics, no बना के numbers देते involved. हम उसको बना के देते हैं. अच्छा. आस्क बोलते हैं. एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज, उसके क्वेश्चंस और उसके पैरामीटर्स को बना के देते हैं. अच्छा. कि ये तुम्हें जज करना है इस प्रोफाइल पे. हाँ. तो ये उसका जेडी है, ये उसका एटीट्यूड, ये स्किल, ये नॉलेज. अच्छा. और उसके क्वेश्चंस बन जाते हैं. तो अब प्रोफाइल रेडी है, क्वेश्चंस रेडी है, कैंडिडेट को में क्या देखना है वो भी रेडी कर देते हैं हम कि इतना एज ग्रुप, इतना सैलरी, इतना एक्सपीरियंस, इस तरह की इंडस्ट्री, इस तरह का रोल. राइट. अच्छा, ठीक अब है. मिलो 10 में मिलो, 2 समझ में आएंगे, रख लो. ठीक है. और मतलब अब शादी भी तो सब देख के करते ना आप, जन्मपत्री मिला के.
मोस्टली नॉट एक्चुअली. हाँ मतलब एटलीस्ट ट्रेडिशनली होता था, राइट. तो तकलीफ तो है ना उसमें भी. आप बोलते मैं प्यार हो गया. नहीं मैं तो है ही ये तो, इसमें कोई डाउट नहीं है कोई कि मतलब 100% कुछ नहीं है. नहीं, दिस इज ओनली आफ्टर यू फाइंड योरसेल्फ करेक्ट. इन cahoots in bed with someone. Correct. उसके बाद 2-3-4 महीने का पता चलेगा क्या है क्या नहीं. चलेगा कि नहीं चलेगा. तो ये, और दूसरी बात क्या है ना कि आदमी आने के बाद ना कई बार आपने बोला छोड़ देते हैं लोग, चले जाते हैं. राइट. उसके पीछे दोनों एलिमेंट हैं. एक एलिमेंट ये है कि वो क्या इसके लिए छोड़ देते हैं कि वो बेकार है, या उसके लिए छोड़ देते हैं कि उनको मज़ा नहीं आ रहा है. देयर एक्सपेक्टेशन नॉट गेटिंग मैच. तो एक्सपेक्टेशन मैच करना, शुरुआत में ध्यान रखना, हाँ. ये सारे एलिमेंट्स भी सिखाते हैं हम लोगों को. अच्छा. कि आदमी को 2-3 महीने होल्ड करोगे तो टिक जाएगा, तो चल जाएगा. ज़्यादा छोड़ने वाले 3 महीने में छोड़ देते हैं. 3 महीने में छोड़ देते हैं. ठीक बात है. अब थोड़ी सी एस्पिरेशनल बात करते हैं. चलिए. आप उन लोगों को केटर करते हैं जो ऑलरेडी एक स्केल पे पहुंच गए, जी. जो आदमी नहीं पहुंचा, जी. पहुंचना चाहता, जी. 2-3 लाख रुपए कमाता है, 5 लाख 10 लाख जो भी, ठीक. वट एवर, वॉन्ट्स टू रीच दैट लेवल विच इज ऑल्सो वेरी एस्पिरेशनल लेवल, नॉट एट ऑल अ स्मॉल लेवल. करेक्ट. 50 करोड़ का बिजनेस इज नो स्मॉल शेक्स. नो. It's a big deal. Yes. And what is the difference in the mindset? And is there a mindset factor only, or are there other factors? But let's focus on the mindset initially. क्या mindset में फ़र्क होता है एक आदमी जिसका 50 करोड़ का बिजनेस है और एक आदमी जिसका 50 लाख का बिजनेस है? How do they think differently? Is one question. The follow-up question is the thinking the factor between the 50 crores and the 50 lakhs, or are there other factors that we are ignoring? So आपने तो नोटिस कर ही लिया होगा with so many people जी. and all this exposure you've जी. had. सोचने का फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? देखिए, अगर सबसे पहली बात बोलूँ ना, तो आप किसी को सोच नहीं दे सकते हो. आप सब दे सकते हो, आप सोच नहीं दे सकते हो. उसकी सोच है और उसको लगता है पॉसिबल है तो वो कर लेगा. तो ज़्यादातर गेम यहाँ बिगड़ता है कि मुझे ही नहीं लगता कि मैं कर सकता हूँ. सेल्फ बिलीफ नहीं है मुझे, मतलब मुझे तक होगा, मगर अरे सर इतना कैसे, अरे ये तो नहीं, ये तो सर 2 साल के बाद में देखेंगे. अगर मैं बोलता हूँ इन लोगों को कि आप 2 लाख 3 लाख कमाते हो, मेरे पास ऐसे लोग भी हैं 2 लाख 3 लाख 5 लाख कमाते हैं महीने का, मैं उनको बोलता हूँ कि तुम 20 लाख का प्लानिंग करो. नहीं सर, बोले पहले 5 लाख का कर लें, पहले 7 लाख कर लें, वरना 20 का ही करेंगे. तो कभी कभी मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, मेरा फिश टैंक बोलते हैं ना, हाँ, बड़ा नहीं है उतना. सोच आपकी बड़ी नहीं हो पा रही. तो मेरे पास उतनी, मैं मछली की साइज उतनी रहता है ना, फिश टैंक बड़ा होता है तो मछली की साइज बढ़ जाती है. तो सोच, तो हम लोग बहुत सारा काम करते हैं कोचिंग में उस पर. माइंडसेट. जी. राइट. कि बड़ा सोचें और किस तरह से हो सकता है, उनको दिखाते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल. देखिए, किसी को आप मोटिवेट कर दोगे तो वो 2 दिन मोटिवेट रहता है. मोटिवेशन लाइक टेकिंग बाथ, रोज नहाना पड़ता है ना ज़्यादातर लोगों को. मगर इंस्पायर हो गया ना, इंस्पिरेशन मिल गया तो लंबा चलता है. तो कैसे उसको हम दिखाएं, कैसे उसको केस स्टडीज बताएं और कैसे उसको इंस्पायर करें, और साथ में उसके हाथ भी मजबूत करें कि दिल जोश है मगर होश नहीं है, तो होश भी दें. जोश और होश का कॉम्बिनेशन है ना पूरी दुनिया कि जोश भी है और होश भी है. तो जोश आया फिर होश दे दे, फिर उसको चलाते रहे, फिर वो डिप भी होता है. तो कई बार ऐसा भी फीलिंग आता है कि जैसे कि बच्चों को ग्रो कर रहे हैं ना, वैसे बिजनेस ओनर को ग्रो कर रहे हैं. तो आज दुखी हैं हम, आज हम परेशान हैं, हम फ़ोन उठाएंगे आपका, 2 दिन बाद फ़ोन करेंगे. ये भी हैंडल करना पड़ता है. हाँ तो अरे बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं हम लोग. कैसे आप हैंडल करते हैं? तो समय देते हैं 2 दिन का, और हमारे तरफ से फॉलोअप इस तरह से होता है कि मतलब उसको जब उसकी कोशिश खत्म हो जाती है, उसको लगता है ज़िंदगी में गैप आ गया. जैसे बच्चे बड़े चले जाते हैं ना, एम्प्टी नेस्ट, उसको ऐसी फीलिंग आती है. तो बोला सर बड़ा अजीब लग रहा है, कोई फ़ोन नहीं कर रहा है, कोई पीछे नहीं पड़ रहा है. अच्छा. हम आप तो बड़े हो गए हो, अपने आप करोगे. सो दैट्स द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट यू क्रिएट, एंड इन ए इन्वायरमेंट पीपल थ्राइव. तो वो इन्वायरमेंट को बनाना और उसको मेंटेन रखना. मैं पहले ट्रेनिंग करता था, कोचिंग नहीं करता था. लोग आते थे, इतना खुश होते थे कि आप बता नहीं सकते आप, और बाद में फिर कुछ नहीं होता था. तो मुझे लगता है मैं तो कपिल शर्मा का काम कर रहा हूँ, है ना, खुश कर रहा हूँ लोगों को, मगर वो तो मेरा काम नहीं है ना. मैं चाहता हूँ कि इम्पैक्ट क्रिएट हो, मैं चाहता हूँ बदलें. तब हम लोगों ने शुरू किया कोचिंग, हमने शुरू की हैंड होल्डिंग. तो लोगों को सस्टेनेबल चेंज मिला. पहले 80% लोग कुछ नहीं करते थे, अब 80% लोग कुछ करते हैं. इतना बड़ा फर्क है. See, online world में खासकर, given the social media and the advertisement and the presence and the content and everything that we see around us, what is the role of reputation? बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आज की डेट में आदमी के पास समय नहीं. जो दिखता है वो बिकता है. अगर आप सही लोगों के संग दिख रहे हैं और सही चीज़ें कर रहे हैं और आपकी इमेज बनी हुई है, तो आप चलते रहोगे. और ये बिजनेस ओनर्स को कई बार समझता नहीं. इनको क्या लगता है कि
मेरे पास तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, ये राम भाई, श्याम भाई, किशोर भाई, रमेश भाई, ये सबका बिजनेस आ रहा है, तो अब मैं रेपुटेशन क्यों बनाऊं, मैं ट्रस्ट क्यों बिल्ड करूं, मैं सोशल मीडिया क्यों करूं? बात यह है कि आपके 4 आदमी आपको जानते हैं, बाकी 40 जो नहीं जानते हैं उसके बारे में क्या, हमें तो वहां जाना है ना। तो जब ये सारी बातें उनको समझ में आती तो उनको समझता है अच्छा करना पड़ेगा। तो ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, रेपुटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आदमी को ट्रस्ट आता है, पहले तो दिखता है तो ट्रस्ट आता है, ट्रस्ट आता है तो खरीदता है, खरीदता है तो एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस आता है तो कस्टमर बनता है। अग्रीड, जो दिखता है वो बिकता है, अग्रीड। पर मेरा ये मानना है कि जो दिख रहा है मस्ट बी जेन्युइन इन द फर्स्ट प्लेस, करेक्ट। है ना। इट कांट जस्ट बी एनीथिंग, कुछ भी दिखा के अगर आप बेचोगे द रेपुटेशन विल टर्न टू शिट एंड देन देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम दैट। हाउ डू यू मेक श्योर द पर्सन यू आर केटरिंग टू इज कम्प्लीटली ऑथेंटिक? दिखाने का तो कुछ भी दिखाते हैं आज की डेट में, AI वीडियो भी बना के यू कैन शो एनीथिंग यू वांट, है ना। एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद द सोशल मीडिया वर्ल्ड, दे डोंट नो व्हाट दे आर बीइंग फेड। हाउ डू दे फिल्टर एंड हाउ डू यू फिल्टर फॉर पीपल हु आर ऑथेंटिक और नॉट? देखिए हमारे संग तो आदमी आता है तो उसका तो पूरे सब कुछ हमारे सामने होता है ना, राइट फ्रॉम बैलेंस शीट्स टू डॉक्यूमेंट्स टू पेपर्स टू टीम Yeah. टू प्रोसेसेस टू देयर सोशल मीडियाज। हम मतलब हम तो हमारे पास तो उसका समझ लीजिए ना, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो उसका डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, उसका एक्सरे, उसका सोनोग्राफी है, सब कुछ है, उसका CT स्कैन है, तो हमसे तो छुपा नहीं सकते ना, राइट। और हाँ, जो आप बोल रहे हैं, कई बार हमें ऐसे केसेस मिले जहाँ पे कुछ लोग शायद शॉर्टकट ले रहे थे, वो चीज़ लीगल में इलीगल नहीं थी, मगर शायद एथिकल में अनएथिकल थी। आप समझ रहे, दोनों के बीच में डिफरेंस है, जरूर है। बेंड हो रहा था, ब्रेक नहीं हो रहा था लॉ। तो हमने उनको धीरे धीरे सही रास्ते पे ले आए, भाई ये काम करो, ये चलने वाली चीज़ नहीं है। आप एक आदमी को बेवकूफ़ बना लोगे, आप 40 को बना लोगे, आप 400, आप 10 साल तक तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो ना किसी को, सही बात। नहीं बना सकते हो, और किसी का नहीं चला आज तक। तो धीरे धीरे उनको हम सही रास्ते पे ला के टिक कर देते। तो कुछ लोगों से जर्नी ये भी होती है। राइट 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 राइट। तो ऑथेंटिसिटी इज सो क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट एंड आई सी नो रियल फिल्टर आज की दुनिया में। कोई भी आदमी कुछ भी दिखा सकता है, दिखा सकते हैं सोशल मीडिया पे, और ये एक बड़ी रिकरिंग प्रॉब्लम भी है जी, है जिसकी वजह से आई थिंक द होल इकोसिस्टम हैज़ गॉन डाउन। देयर आर पीपल who will literally show anything and that brings the whole thing down, and there is also that feeling, that deep suspect, at least I think in the Indian audience, particularly when it comes to things like courses, they just associate it with being, you know, scammy or being not correct very quickly. Also, we can't discount the fact that cybercrime is increasing tremendously. दैट्स ट्रू। कोई भी पेमेंट, कोई भी QR कोड, कोई भी कॉल, कुछ भी मतलब सस्पिशियस ही लगता है आज की डेट में। जी। एंड हाउ डू यू टीच योर क्लाइंट्स, बिकॉज यू आर टीचिंग देम हाउ टू मार्केट देमसेल्व्स ऑनलाइन, right. हाउ डू यू टीच योर क्लाइंट्स टू बाईपास दैट प्रॉब्लम? बीइंग ऑथेंटिक, ऑफ कोर्स अपने मन में तो चलो वो है, गिवन दैट ऑथेंटिक है आदमी, इस फिल्टर को वो कैसे बाईपास करेगा? देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, आज की डेट में सोशल मीडिया ना आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब वीडियोस, हाँ, आप लगातार 5 साल से बात कर रहे हैं किसी से, वो आदमी फॉलो कर रहा है आपको, वो आपको 1 वीडियो, 2 वीडियो, 4 वीडियो, 10 वीडियो से वैल्यू लेके जाता है। जब वो वैल्यू लेके जाता है तो उसको लगता है हाँ ये काम ये आदमी बराबर है, तब ट्रस्ट बिल्ड होता है, तब वो अगले लेवल की काम करता है। Consistency. तो हाँ, तो आपको बहुत सारा काम आपका सब्सक्राइबर बेस, आपके फॉलोअर्स, आपके चाहने वालों को, अगर मैं बोलूँ सादी भाषा में, वो बढ़ाने में लगाना चाहिए। और वहाँ पे अगर आपका वैल्यू कंटेंट नहीं है तो नहीं टिकेगा। अच्छा, आप क्या कर ले, बहुत सारे कोर्सेज आप सही बोल रहे हैं, मान लीजिए कोई आदमी 1000 रुपये कोर्स बेच देता है और कोई वैल्यू नहीं मिलती। मैंने बहुत से लोग देखे ऐसे, सब 2-4 साल में बंद हो जाते हैं, कोई चलता नहीं है। अब इसको बीट करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं भाई आप 1000 रुपये भर रहे हो, आप ऑडिट करा लो आपके बिजनेस का, और आपको ऑडिट के अंदर अंदर समझ में नहीं आया तो वहीं कहीं पैसे लेके जाना। अच्छा, आप ऑडिट करा रहे हो, बैठे हो आप 2 घंटे 1 घंटे बात कर रहे हो, नहीं समझ में आया तो वहीं कहीं पैसे ले जाना। ऑडिट ऑफ द प्रोडक्ट एंड वेदर इट इज वर्थ द 1000 रुपीज और नॉट। करेक्ट, ओके, वहीं पे कर लो। हाँ, तो हम आपके संग बैठे, हमने आपको पूरा बिजनेस ऑडिट किया। हाँ। हमने हर एक चीज़ में आपको बताया कि यह गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है। ऑडिट मतलब गैप बताना, एनालिसिस बताना। हाँ। और हमें लगता है इसके लिए आपने लिख लिया और आपको लगा नहीं यार ये 1000 रुपये वर्थ नहीं था, तो 1000 रुपये वापस ले जाना। तो इस तरह की चीज़ें आदमी को विश्वास दिलाती हैं। राइट।
मगर कोई वापस नहीं लेके जाता, सही बात। लोग और देखे जाते कि सर आगे का बताओ, आगे का बताओ। क्योंकि ये तो समझ में आ गया, अब करेंगे कैसे। तो वो एक पॉइंट है, आप जो बोल रहे हैं ना वो एक पॉइंट है, उस पॉइंट के बाद वो चीज़ रुक जाती है। हाँ, बिकॉज अभी हर कोई ऑनलाइन बिजनेस करना तो चाहता है, ठीक आदमी भी गलत आदमी भी। प्रॉब्लम ये है कि थोड़े बहुत गलत है, उसकी वजह से साइबर क्राइम, खासकर विद AI, दिस हैज़ जस्ट गॉन टू अनदर लेवल, खतरनाक हो गया है। एंड नाउ पीपल आर बिकमिंग इवन मोर सस्पिशियस। आई मीन द इकोसिस्टम इज फर्टाइल, बट द ऑथेंटिक पीपल विल फाइंड इट हार्ड टू राइज बिकॉज है, मगर मैं तो कहता हूँ देखिए, मगर देखिए ये ट्रू तो हर बिजनेस में ना, आप आज हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो आप ये उसके आप एलिमेंट्स बता रहे हो, मगर अदरवाइज आप बाहर जाओगे बिजनेस में तो उसमें भी तो अलग तरह के चैलेंजेस तो हैं। ट्रस्ट का चैलेंज कस्टमर साथ हमेशा रहता है कि मैं उसको पैसा दूँ कि नहीं दूँ, ये डिलीवरी करेगा कि नहीं करेगा। वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी। और आप आज ऑनलाइन इतना आगे आ रहा है, मेरे पास कितने क्लाइंट्स हैं जिनके पास करोड़ों रुपए अटके हुए हैं, पैसे नहीं आए कस्टमर से, वो कस्टमर दुकान सामने ही है, उसका बिजनेस ऑथेंटिक है, पैसे नहीं दे रहा है। तो ये चैलेंज तो बना रहेगा, इसके साथ में रास्ता निकाल के काम करना है, रुक नहीं सकते हम। लेट अस कम टू दिस एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री। बड़ी एस्पिरेशनल जनता है यहाँ, और बहुत बड़ी इकोनॉमी बन रही है, इट इज़ ग्रोइंग ट्रिमेंडसली। कितना मुश्किल है यहाँ पर ज़ीरो से एक एंटरप्रेन्योर बनना। आप बने हो, जी यू आर इन अ जॉब, योर जी। पेरेंट्स वर इन द गवर्नमेंट जॉब, जी यू क्विट दैट, जी। यू मूव्ड इनटू बिजनेस, आप करते करते अब आप बाकी लोगों को बिजनेस सिखाते हो। जी ये करना, इस टाइप का कुछ भी करना कितना मुश्किल है एक आदमी के लिए जो बिल्कुल एस्पिरेशनल है, जो अभी जॉब कर रहा है, वो सोच रहा है कि मुझे भी बिजनेस करना है, मेरी भी खुद की होनी चाहिए ऑटोनॉमी, आई शुड बी माई ओन बॉस। हालांकि एंड दैट्स अनदर फॉलो अप क्वेश्चन आई हैव, पीपल थिंक कि बिजनेस करके आई विल बी माई ओन बॉस, वेयर दे एक्चुअली बिकम देयर ओन सर्वेंट्स मेनी टाइम्स, बिकॉज बिजनेस इज हार्ड, इज वॉट आई हैव सीन एट लीस्ट। मैंने भी जितने भी देखे हैं, मैंने आई हैव सीन दैट वर्किंग डबल हार्ड, double the work than people in job. So, number one question is, how does a person, can a normal person who is in a job transition into business? How easy is it? आज की डेट में, do you need a lot of money to start that? Number two, should you start it? These are two questions. पहले मैं आपके आखिरी वाले पॉइंट का जवाब देता हूँ। आपने बोला बिजनेस इज हार्ड, मैं बोलता हूँ जॉब इज ऑल्सो हार्ड। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, भाई जॉब वॉज हार्ड। मैं 25 दिन ट्रैवल करता था 30 दिन में, हार्ड, वेरी हार्ड। मैं 12 घंटे काम करता था कम से कम, उसके ऊपर से बाकी चीज़ों का प्रेशर भी था, जवाब देना है, चीज़ें करनी, पूरा होना है। नीचे वाले ने गलती करी, वो सो गया, वो घूमने चला गया, मगर क्लास मेरी लग गई, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एट दैट पोजीशन। एंड बिजनेस ऑल्सो हार्ड, जैसे आपने बोला बहुत हार्ड है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चीज़ें जो हमें आती नहीं है। सो माई पॉइंट इज, विच हार्ड विल यू चूज, दैट्स इंडिविजुअल चॉइस। मेरा भाई है, मेरा अपना भाई है, वो आज भी जॉब में, बहुत मज़ा आ रहा है उसको, तो उसने वो हार्ड चुना, मैंने ये हार्ड चुना। उसकी प्रायोरिटी सेफ्टी सिक्योरिटी थी, मेरी प्रायोरिटी ग्रोथ स्केलेबिलिटी थी। तो जिसकी जो प्रायोरिटी वो चूज उस हिसाब से चूज करो। हार्ड तो दोनों है, ठीक है ना, तकलीफ दोनों उतनी है। अब अपन अगली बात करें कि एक आदमी जॉब में, उसको बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। उसको बिजनेस दूर से चमकीला और बहुत अच्छा लग रहा है, बट उसको ये नहीं पता है कि करना कैसे है। करेक्ट। तो इसका मेरा जवाब ये है कि यू शुड कम इन अ बिजनेस फॉर राइट रीजन। बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं ना किसी चीज़ से भाग के, बॉस से भाग के, कम पगार से भाग के, काम के प्रेशर से भाग के, वो लोग कभी बिल्ड नहीं कर पाते बिजनेस। यू आर नॉट फॉर द राइट रीजन। यू शुड कम फॉर द राइट रीजन, दैट यू वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, यू वांट टू मेक अ चेंज, यू वांट टू डू समथिंग विच इज बिगर एंड लार्जर देन व्हाट यू डूइंग राइट नाउ। तो आपको काम नहीं लगेगा, आपको मजा आएगा, और सोच के आने का, आग का दरिया डूब के जाना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। What about the idea that the most successful businesses are created when problems are solved? You know, instead of thinking about कि भाई मेरे को ये impact बनाना है और मुझे इतना बड़ा करना है, ये करना है, वो करना है, thinking about yourself, think about the problem you can solve and actually solve a problem. Because if you solve a problem, society will reward you, the markets will reward you, which is why the most successful businesses are problem solvers. Take YouTube, प्लेटफॉर्म दिया उसने तो यूज़ हो रहा है आज की डेट में। टेक ऊबर, टेक ओला, टेक एनीथिंग, मतलब यू विल सी द मोस्ट impactful businesses are the ones that are solving genuine problems. How does a normal person who doesn't have any capital, who doesn't have perhaps even the genius of Elon Musk to figure out, yeah, I should probably go to Mars, and then is able to send spaceships over there, or at least he's thinking about it.
how should that type of a person figure out what problem in society can be solved and then solve it? ओके, सो पहली चीज़, आप इम्पैक्ट वहीं क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम होगी. आप प्रभाव कैसे बनाएंगे? आप अपने लिए इम्पैक्ट नहीं करें, आप इम्पैक्ट तो दूसरों के लिए करेंगे. तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कपल ऑफ थिंग्स. नंबर 1, व्हाट यू आर गुड एट. What are the problems which you are aware about that need solving? And in those problems prioritize कि कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसमें मार्केट में डिमांड भी है उतनी. आप ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करो जो 4 आदमी की प्रॉब्लम है, कैसे इम्पैक्ट क्रिएट होगा, राइट? सो प्रॉब्लम्स विच आर वर्दी ऑफ सॉल्विंग, विच इम्पैक्ट्स अ लार्जर सेक्शन, एंड इट इज हाई इंटेंसिटी प्रॉब्लम कि आदमी को बहुत तकलीफ हो रही है. जैसे ओला ने सॉल्व की, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया उबर ओला का, सेम थिंग. बहुत तकलीफ थी हम लोग को इंडिया में, गाड़ी नहीं है, टैक्सी वाला रेट कुछ भी बोलता है, आता नहीं है, सॉल्व हो गया. मतलब नीड, दो लोगों की नीड उसने मैच करा दी. करेक्ट. सो एनी बिजनेस फॉर दैट मैटर ओनली वर्क्स, एनी बिजनेस, when you are solving a problem. But which problem will you solve? How capable you are of solving that problem? What skill set do you carry which can help you to find a solution and execute a solution which is different than everybody else? It's not about better, because better तो कुछ नहीं होता है. But it's different. It creates an impact in a different way which is more conducive for the person who is facing the problem. ये चीज़ें अगर आप कर पाएंगे और आपको अपने अंदर स्किल सेट दिखाई दे. हम लोग एक एक्सरसाइज कराते हैं, बोलते हैं निश क्लैरिटी. हमारे पास स्टार्टअप्स आते हैं, जैसे आपने बोला, उनके साथ निश क्लैरिटी करके एक्सरसाइज करते हैं. उसमें यही फाइंड आउट करते हैं कि आपकी स्किल क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपके लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, और क्या एरियाज मैच कर सकते हैं. हम 10 एरियाज मैच कर दिए, और अब इसमें सोचिए, अच्छा उसमें भी क्या नेचर बिजनेस है, प्रोडक्शन करना चाहते हैं, सर्विस देना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. तो एक बार आपका नेचर, प्रॉब्लम्स तो हैं ही. कभी कभी लोग क्या करते हैं कि मैं एक ऐसी यूनिक प्रॉब्लम खोजूंगा जो जैसे खुज गई, जैसे जीरो खोजे ना आर्यभट्ट से, वैसी वाली, फिर बैठे रहते हैं. सामने देखो 4 समस्या हैं, देखो तुम कौन सॉल्व करते हो, चालू करो. धंधा कोई परफेक्शन में नहीं चलता. परफेक्शन इज अ मिथ, प्रोग्रेस इज द की. आज चालू करो, कल 4 चीज़ दूसरी कर सकते हो. कितनी कंपनी एग्जाम्पल है जिन्हें कुछ और बेचना शुरू किया, कुछ और बेच रहे हैं. सैमसंग का ग्रोसरी मार्केट था, आज क्या हो गया, मतलब. तो ये चालू करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एफिशिएंटली करना है और डिफरेंटली करना है और इम्पैक्ट क्रिएट करना है. फिर आप वहाँ से 10 चीज़ें कर सकते हो. एक एंटरप्रेन्योर को सर्वाइव करने के लिए किस टाइप का स्किल सेट चाहिए? मेरा पूछने का सवाल का मतलब ये है कि पॉपुलेशन में 100 लोग हैं मान लीजिए जी, उन 100 लोग में किस टाइप की पर्सनालिटी है जो फिट होगी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वर्सेस द पीपल हु शुड नॉट गेट इनटू इट एट ऑल. देखिए इतने टाइम के जर्नी में मैंने हर तरह का इंसान देखा जो सक्सेसफुल हुआ. बात करने वाले सक्सेसफुल हुए बिजनेस में, हाँ, कॉन्फिडेंट वाले सक्सेसफुल हुए, नहीं बात करने वाले भी सक्सेसफुल हुए, जो कैमरे पे 4 लाइन नहीं बोल सकते वो भी सक्सेसफुल हुए. जो टीम जब बात करती है तो उसको बहुत ही, मतलब ऐसा लीडर्स होते हैं ना, जैसे कि आप ऑफिस की मीटिंग में गए, आप बात कर रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कर पाने वाले भी सक्सेसफुल हुए. मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस करने के अंदर एक सबसे बड़ी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए रेजिलियंस की और फेलियर हैंडल करने की. और ये साइलेंट क्वालिटी है कि मैं करूँगा, मुझे फेलियर मिलेगा, मैं वापस आऊँगा, मैं फिर से करूँगा, मैं वापस आऊँगा, मैं फिर से करूँगा. जो लोग ये चीज़ कंसिस्टेंटली कर सकते हैं और नए रास्ते खोज सकते हैं, वो टिक जाते हैं. जो टिक जाता है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है. पहले तो टिकना है ना. समस्या कि आपने पढ़ा होगा ना स्टैटिस्टिक्स, 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं, 80% बिजनेस फेल हो जाते हैं. तो पहले टिक तो जाओ 3 साल, फिर हम करोड़पति बनेंगे. रेजिलियंस. हाँ, बच्चन साहब तो जल्दी बना देते हैं, मगर बाकी करोड़पति बनने के लिए आपको 3 साल कम से कम टिकना पड़ता है. जैसे गुजराती में बोलते हैं 1000 दिन धंधा टिकेगा तब जाके आप कुछ बनेंगे, पहले 1000 दिन टिको. उसमें ये लगता है, और ये इसकी कमी तो बहुत है. इसकी कमी बहुत है. ये है तो कर लोगे. आप उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जी, दैट आर ओनली ड्रिवन बाय गेटिंग रिच क्विक, जो कि आजकल का कल्चर है सोशल मीडिया में. इट सीम्स टू बी प्रेवलेंट एंड वेरी अट्रैक्टिव. पीपल वांट टू बिकम रिच ओवरनाइट एंड नॉट जस्ट नॉर्मल रिच, दे वांट टू बी फिल्थी रिच. What is that? Is that not just pure greed? And are businesses driven by pure greed? And if yes, in your experience, to what extent? मैं मानता हूँ जितने बिजनेसों से मैं काम कर चुका हूँ और कर रहा हूँ, मुझे लगता है उसमें से हर आदमी कुछ क्रिएट करने के लिए काम कर रहा है. उसका इंटेंशन है कस्टमर को मज़ा आना चाहिए. पार्टनर है, अगर बिजनेस पार्टनर है कोई, मतलब वेंडर है, उसको मज़ा आना चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहिए. वो दे टेक प्राइड इन देयर वर्क. मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है.
इनफैक्ट मुझे वहाँ से निकाल के लाना पड़ता उनको, भाई प्रोडक्ट से धंधा नहीं चलता, मार्केटिंग सीखो, सेल्स सीखो, सिस्टम सीखो. सो मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स ना आर ड्रिवन बाय क्रिएटिंग ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो वहाँ पे मतलब उनको ये नहीं है कि मैं कुछ चिपका के निकल जाऊँ. मगर हाँ, जो दूसरा सवाल है आपका कि एक जो ड्राइव है आज की डेट में कि मुझे शॉर्टकट मिल जाए, है ना, शॉर्टकट चाहिए. मुझे लगता है कि कोई गलत नहीं है कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं फास्ट कैसे ग्रो कर सकता हूँ, मगर फास्ट ग्रो करने के लिए मुझे कुछ फाउंडेशनल एलिमेंट डालने पड़ते हैं. उनके बिना करूँगा तो मेरा बिजनेस वापस गिर जाएगा. तो मुझे गेट रिच क्विक से इशू नहीं है. मैं चाहता हूँ कि लोग वो सस्टेन भी कर पाएँ, सही बात. और अगर उसके पीछे बेस नहीं होगा तो सस्टेन नहीं होगा, नहीं होगा. किसी का नहीं हुआ आज तक. सो गेट रिच क्विक एंड देन बिल्ड अ बेस टू मेंटेन योर रिचनेस. बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है. मैं तो चाहता हूँ 24 साल का लड़का, मैं चाहता हूँ 24 साल का लड़का मिलियनेयर हो जाए, सारे हो जाए, सब हमारी पूरी जनरेशन हो जाए. मगर उसमें जो काम करना है वो कर लो, जो रेजिलियंस लानी है वो ले आओ, वो सब कर लो, फिर बन जाओ मिलियनेयर. कोई दिक्कत नहीं, सब लोग बन जाओ, कोई नौकरी मत करो, नो प्रॉब्लम. हाँ, बट फैक्ट तो ये है कि कम ही बनेंगे. हाँ, अब ये जो टूल समझ जाएगा, जिसको सिस्टम या तो दिव्यदृष्टि हो जाए भगवान की, बुद्ध भगवान बैठे बौद्धि ट्री में, उनको आ गया, हमें तो नहीं आया. वो भी हर किसी के लिए नहीं होगा. इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि भाई दिव्यदृष्टि सबको नहीं मिल रही ना, तो बाकी लोगों को सीखना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा धक्का खाना पड़ेगा. और उसी के लिए मैंने आपको बोला रेजिलियंस लगती है, पेशेंस लगता है. राइट. तो मान लीजिए किसी को रियलाइज हो गया है कि उसको हेल्प चाहिए, एग्जैक्टली क्या करना चाहिए उसको, एग्जैक्टली 1 2 3 स्टेप्स में. चमक गया, पहली बात ये है ना, बल्ब जले. अब बल्ब जले तो पहले उसको ये देखना चाहिए कि भाई मैं जो कर रहा हूँ और जो करना चाहिए उसके बीच में गैप क्या है. अब उसको तो प्रोटोकॉल नहीं मालूम है ना, तभी तो वो कर रहा है जो कर रहा है. तो अगर उसको ये मालूम पड़ जाए कि ये 10 चीज़ें करनी चाहिए और मैं ये नहीं कर रहा हूँ, तो उसको पहला चीज़ समझ में आएगा, व्हाट एम आई मिसिंग. इसको बोलते हैं ऑडिट. तो आपके बिजनेस का ऑडिट होना चाहिए, राइट. इफ़ यू गेट योर बिजनेस ऑडिटेड, यू फाइंड आउट कि कहाँ क्या मिसिंग है, नंबर 1. अब ऑडिट हो गया. ऑडिट के बाद अगला स्टेप ये है कि मालूम पड़ना चाहिए ये गैप है तो अब क्या करूँ, क्योंकि गैप ले जाऊँगा घर पे. आपने खून की जांच कराई, आपको मालूम पड़ गया 4 चीज़ों में कमी है, अब क्या करना है. तो अब उसका करना पड़ेगा कि क्या करूँ, व्हाट टू डू. और अगर मैं व्हाट टू डू करके 5% में से हूँ और अपने आप कर सकता हूँ तो कर लूँ, कि मालूम पड़ा गया बता दे, अब मैं बढ़ के कर लूँगा, राइट. अगर नहीं हूँ तो भाई मैं पूछूँ कौन मेरी हेल्प कर सकता है, राइट. व्हाट टू बी डन, हाउ टू बी डन एंड हु विल डू इट. ये 3 चीज़ों का जवाब चाहिए होता है बिजनेस को सेट करने के लिए. हु इंटरनल रिसोर्स होता है, हु एक्सटर्नल रिसोर्स होता है, हु वेंडर सप्लायर डीलर हो सकता है, और हु आपके लिए गाइड मेंटर कोच हो सकता है. ये सब मिला के हु बनता है. तो व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु विल डू इट, ये कॉम्बिनेशन फिट कर दिया, चलिए. ओके. एक और सवाल, जी. आपके हिसाब से दुनिया की सबसे बढ़िया 3 बिजनेस बुक्स किसी भी एंटरप्रेन्योर को कौन सी पढ़नी चाहिए? अनलिमिटेड है, मगर नई वाली बता देता हूँ, ठीक है ना, जो लेटेस्ट है. पहली बुक पढ़नी चाहिए क्रशिंग इट बाय गैरी वी. हाँ. अमेजिंग बुक, मज़ेदार है. टीम्स ऑफ टीम बाय जनरल स्टैनली, बहुत पावरफुल बुक है. यूएस के जर्नल रहे हैं, और बहुत ही अच्छी लिखी है उन्होंने, राइट. और एटॉमिक हैबिट्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि जहाँ हमने माइंडसेट की बात की, बाय जेम्स क्लियर, बहुत अच्छी बुक है. और उसमें बहुत क्लैरिटी से बताया गया कि कैसी वो छोटी चीज़ें आपकी लाइफ को पूरी चेंज कर सकती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ. लोग बोलते हैं कि रात में जगो पार्टी करो, ये 5 बजे उठने वाला गेम क्या है. मुझे जब से मैंने शिफ्ट लाया तो मेरे को मैसिव चेंज मिला मेरे डे में, मेरी हेल्थ में, मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, मेरे बाकी जो गोल्स में एस्पायर कर रहा हूँ. ह्यूज शिफ्ट. सो ये एटॉमिक हैबिट आपको सिखाती है कि डे टू डे में क्या शिफ्ट लानी है और क्या छोटी चीज़ें पूरा गेम चेंज कर सकती है. तो मुझे लगता है ये 3 चीज़ें अच्छी रीड हो सकती है किसी के लिए भी. ऐसे तो बहुत है. Good advice. Good advice. Thank you, Amit ji. Thank you very much. Interesting conversation about you. Thank you. business, and also a different perspective, because business is something I think the new India needs. Right. It's going in that direction. Yep. It's becoming capitalist. Yes. The only question is what sort of capitalism? Correct. Good, bad, ugly, healthy. I want to see a India with healthy capitalism, Absolutely. booming economy. I want to see entrepreneurs rise. I want to see innovation. I was on the other side of the government, for all these years. But I've seen all sorts of businessmen. Correct. Some good, some not so good. Absolutely. And I do not like to see the good ones suffering. And to whatever extent I can lend this platform to help disseminate this information,
such that it reaches the good ones. To that extent, I'm happy. Very good. So, yeah. Thank you very much for Thank you. inviting. It was pleasure speaking to you. Thank you. Thank you. Likewise.